ये एज्यूम करते आए हैं कि अगर हम यूनिवर्स के किसी भी दूसरे प्लैनेट पर अपने पैर रखेंगे तो वहां की हाई ग्रेविटी, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और साथ ही बैड एटमॉस्फेयर की वजह से हम मिनटों में ही तबाह हो जाएंगे, हम वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बट व्हाट इफ मैं कहूं यूनिवर्स में ऐसे भी प्लैनेट्स मौजूद हैं जिनका एनवायरनमेंट हमें तबाह करना तो दूर, आपकी सेहत इतनी तंदुरुस्त हो जाएगी कि आपको ऐसे महसूस होने लगेगा कि मे बी आपको सुपर पावर्स मिल गए। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, रिसेंटली साइंटिस्टों को ऐसे कई सारे हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले हैं जो सभी मायनों में अर्थ से कई गुना ज्यादा बेटर है। इन प्लैनेट्स पर लाइफ बहुत ही रैपिडली और बहुत ही लंबे अरसे तक के लिए इवॉल्व हो सकती है। तो आखिर कौन से हैं ये प्लैनेट्स? Well, let's find this out today. So guys, you know, entire known universe में अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पर सिंपल लाइफ फॉर्म से लेकर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कितने भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने के केपेबल है, वो इवॉल्व हुए हैं और हो रहे हैं। So ये सब देखकर जाहिर सी बात है हम अर्थ को इकलौता या एक यूनिक ग्रह मानते हैं। बट कई सारे रिसर्चर्स का यह कहना है कि ऐसे कई सारे दूसरे प्लैनेट्स हो सकते हैं जिनके एनवायरनमेंट अर्थ के एनवायरनमेंट से भी ज्यादा फेवरेबल यानी कि अच्छे हो। पर क्योंकि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं और इसीलिए इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर बेटर प्लैनेट्स हम अपना पूरा का पूरा वक्त अर्थ के मिरर इमेज ढूंढने में ही लगा रहे हैं, व्हिच इज टोटली रॉन्ग। और इसीलिए 5 अक्टूबर 2020 में वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी एंड द टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डर्क शुल्स मकूच ने एक नए मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के जरिए उन्होंने ऐसे प्लैनेट्स को अपना टारगेट बनाया जो हमारे पृथ्वी से सभी मायनों में बेहतर थे। एंड यू वोंट बिलीव, उन्हें ऐसे प्लैनेट्स मिले भी, और वो भी एक या दो नहीं बल्कि पूरे 24 सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स। सो बेसिकली शुल्स मकूच और उनकी टीम ने इन प्लैनेट्स को खोजने के लिए एक अलग ऑब्जर्वेशन करने का तय किया और इसके लिए उन्होंने क्राइटेरियाज की एक लिस्ट बनाई और अगर कोई भी प्लैनेट्स उन क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं कर रहा था, दैट मींस वो प्लैनेट सुपर हैबिटेबल नहीं था। सो दिस वाज अ सिंपल वे हाउ दे वर फिल्टरिंग द प्लैनेट्स। एंड नाउ यू टेल मी, किसी भी लाइफ को सरवाइव करने के लिए कौन सी चीज की जरूरत सबसे ज्यादा होती है? एक सूटेबल टेम्परेचर, अच्छा एटमॉस्फेयर, पानी और बड़ा सा लैंड सरफेस एरिया, राइट? और बस इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्राइटेरिया तय कराए जिसमें से सबसे पहला क्राइटेरिया था एज ऑफ होस्ट स्टार। नॉर्मली जब एक्सोप्लैनेट्स को एक्सप्लोर किया जाता है तब साइंटिस्ट का मेन फोकस होता है येलो ड्वार्फ स्टार्स यानी कि सन जैसे स्टार्स को ढूंढना। पर इस बार शुल्स मकूच की टीम ने येलो ड्वार्फ्स के साथ साथ ऑरेंज ड्वार्फ स्टार्स को भी अपना टारगेट बनाया, व्हिच आर कूलर, डिमर एंड लेस मैसिव। और ऐसा करने के पीछे मेन एडवांटेज था उन स्टार्स का लाइफ स्पैन। दरअसल यूनिवर्स में जितने भी येलो ड्वार्फ्स हैं उनका लाइफ स्पैन 10 बिलियन साल तक ही होता है और उन स्टार्स के कंपैरिजन में ऑरेंज ड्वार्फ्स 2 गुना ज्यादा साल तक जीते हैं, यानी कि 20 से 50 बिलियन सालों तक। और इसका मतलब सिंपल था, अगर इस प्लैनेटरी सिस्टम में कोई भी लाइफ इवॉल्व होगी तो वो अर्थ के मुकाबले 2 या 3 गुना ज्यादा समय तक इवॉल्व हो सकती है पोटेंशियली। बट दैट इन नो वे मींस कि स्टार्स को हमेशा ज्यादा ओल्डर ही होना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली ओल्डर प्लैनेट्स की इंटीरियर जियोथर्मल एनर्जी वक्त के साथ साथ ठंडी हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड को लूज कर देती है। एनीवे, अब बढ़ते हैं सेकंड क्राइटेरिया की ओर, व्हिच इज वाटर। वेल, जैसे एक प्रॉपर प्लैनेटरी सिस्टम मिल जाता है तो सबसे पहला काम होगा उस प्लैनेट और उसके होस्ट स्टार्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना। इससे इस चीज के बारे में हमें पता लग सकता है कि वो प्लैनेट हैबिटेबल जोन में है या नहीं, सो दैट इस चीज का पता लगाया जा सके कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट पर वाटर परसेंटेज कितना होगा। अब इस क्राइटेरिया के लिस्ट का थर्ड फैक्टर था द साइज एंड मास ऑफ प्लैनेट्स। रिसर्चर्स के अनुसार किसी भी प्लैनेट का मास और साइज लाइफ को इवॉल्व होने में इन्फ्लुएंस कर सकता है। बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट काफी सिंपल था, जितना बड़ा साइज उतना बड़ा हैबिटेबल सरफेस एरिया, एंड नॉट जस्ट दिस, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा ग्रेविटी भी, और अगर ग्रेविटी ज्यादा यानी पोटेंशियली अ थिकर मोर स्टेबल एटमॉस्फेयर। But there is also one condition. प्लैनेट्स का मास अर्थ के मास के कंपैरिजन में सिर्फ 1.5 या 2 गुना ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ताकि प्लैनेट का इंटीरियर लंबे समय के लिए हीटेड रहेगा और ये हॉट इंटीरियर कोर को मोल्टन रखने में हेल्प करेगा। और इसी की वजह से उस प्लैनेट के अराउंड ज्यादा समय के लिए प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव रहेगी एंड हेंस लाइट माइट हैव अ चांस टू अराइज एंड इवॉल्व। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था टेम्परेचर, जो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अगर किसी भी प्लैनेट का टेम्परेचर ही ज्यादा होगा यानी इनडायरेक्टली उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, और एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव करना इज लाइक गरम तेल में हाथ डालना। और इसीलिए साइंटिस्ट ऐसे प्लैनेट्स पर फोकस करते हैं जिनका एवरेज सरफेस टेम्परेचर अर्थ के सरफेस टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस से कम या ज्यादा होता है। वेल, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि अगर मैं अर्थ के ट्रॉपिकल रीजन के टेम्परेचर की बात करूं तो वहां पर पनप रहे माइक्रोब्स मोस्टली इन्हीं एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में सर्वाइव करते हैं।
अब इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्टों को 24 एक्सोप्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने में सफलता तो मिली है, लेकिन अभी भी इन प्लैनेट्स पर रिसर्चेस जारी है। और इन्हीं प्लैनेट्स में से उन्हें ऐसे 2 सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले हैं जिनका सरफेस, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है। और वो 2 प्लैनेट्स है KOI 5715.01 और KOI 5554.01। साइंटिस्टों के अनुसार ये दोनों ऐसे प्लैनेट्स है जिस पर हर एक पॉसिबल चीज मौजूद है जो कि एक लाइफ को एज वी नो इट इवॉल्व होने के लिए नेसेसरी है। इन शॉर्ट ये दोनों प्लैनेट्स लाइफ के एवोल्यूशन के लिए परफेक्ट प्लैनेट्स है। पहला प्लैनेट है KOI 5715.01, एक ऐसा प्लैनेट जिसका सरफेस टेम्परेचर अर्थ के सरफेस टेम्परेचर के मुकाबले 2.4 डिग्री सेल्सियस से कम है। साथ ही इस प्लैनेट का मास अर्थ से 7 टाइम्स ज्यादा है और साइज 8 टाइम्स ज्यादा है। दैट शोज लैंड का सरफेस एरिया भी ज्यादा है और ज्यादा मास की वजह से ग्रेविटी भी ज्यादा है। और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से उस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर भी काफी स्टेबल है। अब अगर वाटर सोर्सेस की बात करूं तो होस्ट स्टार और प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस देखते हुए साइंटिस्टों ने यह अनुमान लगाया कि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर सोर्सेज अवेलेबल है, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। और अब बात रही KOI 5554.01 की, तो इस प्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस जितना है, यानी परफेक्ट फॉर ह्यूमन बॉडी टू सर्वाइव। इनफैक्ट इस प्लैनेट में हो रहे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से यहाँ कंटिन्यूअसली नाइट्रोजन साइकिल शुरू है। और जैसे कि हम जानते हैं नाइट्रोजन साइकिल अर्थ के लिए काफी एसेंशियल है, क्योंकि बायोकेमिकल प्रोसेस की मदद से नाइट्रोजन मल्टीपल केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जैसे कि अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड इवन आवर DNA, which indirectly also helps us to clean up the environment. So जितना ज्यादा नाइट्रोजन होगा उतना इकोसिस्टम तेजी से इवॉल्व होगा और इनडायरेक्टली एटमॉस्फेयर भी क्लीन होगा। लेकिन क्योंकि इन्हें हाल ही में डिटेक्ट किया गया है, इसीलिए अब तक इन प्लैनेट्स की डिटेल इंफॉर्मेशन साइंटिस्टों के पास भी नहीं है। बट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से अभी भी इस पर रिसर्च शुरू है। पर इन 2 प्लैनेट्स को छोड़कर ऐसे भी कई प्लैनेट्स हैं जो अर्थ के मुकाबले ज्यादा हैबिटेबल है। एक्सट्रीमली ज्यादा नहीं, बट काफी ज्यादा। सो चलो देखते हैं कि इस कैटेगरी में आखिर कौन कौन से प्लैनेट्स फॉल होते हैं। पहला है LHS 1140, अ वेरी सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टिंग प्लैनेट। दरअसल इस प्लैनेट को 20 अप्रैल 2017 में एम अर्थ प्रोजेक्ट के दौरान ट्रांजिट मेथड के जरिए डिस्कवर किया था। बेसिकली एम अर्थ प्रोजेक्ट एक रोबोटिक लेबोरेटरी है और ये लेबोरेटरी रेड ड्वार्फ स्टार्स के ब्राइटनेस को ऑब्जर्व करती है, जिसका मेन गोल है फाइंडिंग ट्रांजिशनिंग प्लैनेट्स, यानी वो प्लैनेट्स जो रेड ड्वार्फ्स के सामने से गुजर रहे हो। अब क्योंकि रेड ड्वार्फ स्मॉल होते हैं और इसीलिए अगर कोई भी प्लैनेट इनके सामने से गुजरता है तो वो प्लैनेट का लार्जर पोर्शन कवर कर लेता है। इसी मेथड से इस प्लैनेट को भी डिस्कवर किया गया। डिस्कवरी के बाद जब इस प्लैनेट के सरफेस को स्टडी किया गया, तब ये बात सामने आई कि इस प्लैनेट के आयरन निकल कोर ने इस पूरे प्लैनेट के 75% लैंड मास को ही कवर किया है इन द फॉर्म ऑफ लावा। लेकिन असली ट्विस्ट तो यह है कि लैंड मास गर्म तपते लावा का होने के बावजूद साइंटिस्ट को इसके कोर के नीचे 4% पानी मिला है और उनके अनुसार यहाँ कंप्लीट लैंड मास के नीचे और भी भारी मात्रा में पानी मौजूद है। और इससे कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने यह भी अनुमान लगाया है कि देयर कुड even be an underground water world. And not just this, पर अगर मैं इसके एटमॉस्फेयर की बात करूं तो इसके मैसिवनेस की वजह से यहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट ने एटमॉस्फेयर के साथ एक अच्छा बैलेंस बनाए रखा है। पर नेक्स्ट प्लैनेट तो ऐसा है कि साइंटिस्टों को वो इतना हैबिटेबल लग रहा है कि उन्होंने उस प्लैनेट पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की जांच पड़ताल करने के लिए कई सारे मैसेजेस भी भेज रखे हैं। और वो प्लैनेट है लुइटन B। 17 मार्च 2017 में इस प्लैनेट को रेडियल वेलोसिटी मेथड की मदद से डिस्कवर किया गया था। बेसिकली रेडियल वेलोसिटी मेथड में होता यह है कि दूसरे स्टार्स के रिस्पेक्टिव किसी एक स्टार की पोजीशन को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर स्टार की पोजीशन कंटिन्यूअसली आगे पीछे हो रही हो, उसका मतलब उस सिस्टम में कोई तो मैसिव प्लैनेट एग्जिस्ट करता है जो उस स्टार को ग्रेविटेशनली इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो जब इस प्लैनेट को ऑब्जर्व किया गया था, तब इस प्लैनेट के पोजीशन को स्टडी करते हुए ऐसा नोटिस किया गया था कि इस प्लैनेट पर वाटर कंटेंट बहुत ही भारी मात्रा में प्रेजेंट है। इनफैक्ट यहाँ पर किसी भी लाइफ के लिए एसेंशियल मटेरियल्स लाइक एमिनो एसिड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स भी भारी मात्रा में प्रेजेंट है। इन शॉर्ट, दिस प्लैनेट सीम्स टू बी जस्ट परफेक्ट। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस प्लैनेट के परफेक्शन के पीछे की मेन वजह होगी कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन। और इसीलिए अक्टूबर 2017 और 2018 में मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस और मेटी ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग मैसेजेस इस प्लैनेट पर भेजे हैं। और उनमें से एक मैसेज था शॉर्ट म्यूजिकल कॉम्पोजिशन और दूसरा मैसेज था साइंटिफिक ट्यूटोरियल अबाउट अ लोकेशन इन द यूनिवर्स। इंटरेस्टिंग, राइट? सो दैट मीन्स अगर लुइटन बी पर इंटेलिजेंट लाइफ
लाइफ प्रेजेंट है, देन वील श्योरली नो वन डे। अब फ्रेंड्स, ये सब सुनकर आपको एक अंदाजा तो लग रहा होगा कि साइंटिस्ट किस लेवल पर काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट लोग इतने अप्रोप्रिएटली खोजबीन नहीं कर रहे हैं दूसरे प्लैनेट्स की, एलियंस की, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ की, एटसेट्रा। बट ट्रस्ट मी, बड़े स्केल पर यह सब काम होता है। साइंटिस्ट्स आर एक्सट्रीमली क्यूरियस अबाउट व्हाट इज आउट देयर इन द यूनिवर्स। सो एनीवे, ये सब तो हमने बात की यूनिवर्स में मौजूद कुछ सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स की, पर यू वोंट बिलीव, हमारे सोलर सिस्टम में भी एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो कि सुपर हैबिटेबल कैटेगरी में आता है। एंड नो, आई एम नॉट किडिंग, और मैं प्लैनेट की भी बात नहीं कर रहा हूं। जस्ट लुक एट दिस, ये है कैलिस्टो, द सेकेंड लार्जेस्ट मून ऑफ जुपिटर। इस इमेज में आपको ये व्हाइट स्पॉट दिखाई दे रहा है? Well, it is actually ice. Do you know, सबसे पहले इस मून को डेड इनएक्टिव रॉकी बॉडी घोषित किया गया था, पर 1990s में यह साबित हुआ कि कैलिस्टो के आइसी सरफेस के नीचे सॉल्टी ओशन प्रेजेंट है, और बहुत ही जल्द इस ओशन वाटर को रॉकेट प्रोपेलेंट बनाने के प्रोसेस में यूज किया जाने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, एस्ट्रोनॉमर्स ने इस मून के ऊपर एक एटमॉस्फेयर को भी डिटेक्ट किया है, और उनका स्पेकुलेशन है कि ह्यूमंस इस मून पर बड़ी आसानी से सांस भी ले पाएंगे। बट बस यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जुपिटर से आ रहा हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन। अगर हमने बस इसका हल निकाल लिया, देन कैलिस्टो हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू बी अ सुपर हैबिटेबल प्लैनेट, अ ग्रेट एटमॉस्फेयर, वाटर, लो ग्रेविटी, एवरीथिंग। तो अब आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या मार्स के बाद कैलिस्टो एक नई ह्यूमन कॉलोनी बन सकती है इन द फ्यूचर? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।